हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुमन शर्मा और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसी का पार्ट 3 में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि एम्स, पीजीआई, सीएचओ, एनएचएम जैसे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मोस्ट ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन लोगो। ये जो आपके सामने लोगो दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। ओके, ये लोगो किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो अपने ऑप्शन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी या ANA अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर है WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर। इसको पहचानिए और बताइए ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर है। एक फिजिकल बैरियर है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में काम आता है। तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस देखिए, डायफ्राम, फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम या सर्वाइकल कैप। तो अपना राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राइट आंसर है अपना डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ओके, डायफ्राम को वजाइना के थ्रू सर्विक्स के ऊपर की तरफ फिक्स किया जाता है। ये वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं और आफ्टर दी सेक्स करने के 6 आवर बाद इसे रिमूव किया जाता है। कब किया जाता है? सेक्स करने के या इंटरकॉर्स करने के 6 आवर बाद इसको रिमूव करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पहचानिए कौन सा है ये। तो ऑप्शन देखिए, कॉपर टी, सर्वाइकल कैप, वजाइनल स्पंज या फिर स्पर्मिसाइडल जेल। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है कॉपर टी। कॉपर टी क्यों कहते हैं? ये टी शेप का है और इसमें कॉपर कॉइल्ड रहती है, कॉपर की कॉइल्ड रहती है जो कि स्पर्म्स को डिस्ट्रक्ट कर देती है, मीन्स डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्टेड इन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ये इसका लोगो है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार लोगो देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कैंपेन का लोगो है। तो कौन से सन में स्टार्ट हुआ था ये? ऑप्शन देखिए, 2002, 12, 10 या 15 में। तो अपना राइट आंसर क्या है? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। और कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? कौन से स्टेट में? हरियाणा में। मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को सबसे पहले हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में जो दी हुई इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको पहचानना है, ये क्या है। ओके, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए इस इमेज को। देखिए सारे एंगल से इसका पिक्चर्स हैं। अब बताइए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप सोच के रखिए, देखिए आपका सही आता है नहीं आता है, आप अपने दिमाग में रखिए ये चीज़। तो ये है फीमेल कॉन्डोम। क्या है ये? फीमेल कॉन्डोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर गिवन इन पिक्चर। ये जो प्रोसीजर बताया गया है पिक्चर में, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है। ओके, सबको नाम लिखा हुआ है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ फेलोपियन ट्यूब को मैग्नीफाई करके बताया हुआ है कि इसमें फेलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं। ये बैंडेज कर दिया फेलोपियन ट्यूब को, काट के कॉटराइज कर दिया, मीन्स सील कर दिया दोनों एंड्स को, और यहाँ लाइगेट कर दिया दोनों एंड्स को। तो ये प्रोसीजर आपको पहचानना है, प्रोसीजर कौन सा है।
तो ऑप्शन देखते हैं, वेसेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या कोलेक्टोमी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट, बैंडेज या फिर कॉटराइज कर रहे हैं अपन। ओके, जैसे कौन सा प्रोसीजर है ये? ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉलेरा। कॉलेरा इज ए राइस वाटरी स्टूल। इसमें क्या होता है? राइस वाटरी स्टूल आता है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल या फिर कोट्रिमेक्साजोल। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा। टेट्रासाइक्लिन के बारे में देखते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है। अडल्ट के लिए 500 mg BD डोज चलता है, और जो 4 से 13 साल के बच्चे हैं उनके लिए 125 mg, और जो 4 साल तक के या 4 साल से नीचे के बच्चे उनके लिए 50 mg। ओके, टेट्रासाइक्लिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाल्सिफेरम मलेरिया इज। मलेरिया का एक टाइप है फाल्सिफेरम। ओके, तो उसके लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? क्लोरोक्विन, क्विनिन, वैंकोमाइसिन या एम्फोटेरिन बी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हमको याद करने हैं, मीन्स टिप ऑफ टंग कर लेने हैं कि इसका आंसर यही होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? क्लोरोक्विन। फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दूंगा कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, परजीवी जो होता है, वो 4 टाइप का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवलिस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अपन ने बात की थी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की। क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर पर लीटर इज। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में फ्लोराइड का ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम लेवल का मीन्स वो लेवल जब तक कि एक पर्सन को या अपने को वो हार्म ना करे, एक प्रॉपर लेवल, ऑप्टिमल लेवल। तो अपना ऑप्शंस देखते हैं। 1 to 2 मिलीग्राम, 0.5 to 0.8 मिलीग्राम, 0.7 to 1.2 मिलीग्राम पर लीटर या 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो अपना राइट आंसर इनमें से क्या हो गया? राइट आंसर होगा 0.7 to 1.2 mg पर लीटर। ऑप्टिमम लेवल क्या होता है फ्लोराइड का? 0.7 to 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिटेड इट इज कॉल्ड। एक पर्सन है जिसको डिजीज़ के साइन खुद को नहीं है, उसे खुद तो डिजीज़ से रिलेटेड साइन नहीं है, बट वो उस डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये किस टाइप की डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट हो सकती है? तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि इस प्रकार की जो डिजीज़ है वो पर्सन खुद ट्रांसफ़र तो कर रहा है, पर वो खुद के अंदर, उसके अंदर साइन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी है, एक पर्सन को इन्फेक्शन है, वो खुद में कोई किसी प्रकार का सिम्टम नहीं है उसमें, पर वो पर्सन एक पर खुद से दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, मीन्स दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इस टाइप के पर्सन को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। एन एलर्जिक पर्सन, इम्यून पर्सन, ए रेजिस्टेंट पर्सन या ए कैरियर पर्सन। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कैरियर पर्सन। कैरियर पर्सन कैसे है? इसको ऐसे याद रखिए कि वो उस डिजीज़ को कैरी कर रहा है। सिर्फ आप जैसे किसी सामान को, किसी बैग को जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं ना, अब वो बैग भले ही आपका ना हो, पर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं ना, वो आपसे किसी और को दे दिया आपने। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है कि कैरियर पर्सन किसको कहते हैं? जो डिजीज़ को सिर्फ कैरी करता है,
वो डिजीज़ उसकी नहीं है या उस पर कोई भी साइन एंड सिम्टम उस पर नहीं दिखा रही है। ओके, नेक्स्ट ये इस टाइप के जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो ESI जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। NHM, CHO, इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज लेबर डे। तो लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 जून, 18 जून, 1 मई या 30 मई को। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी ESI जैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंट मेंटल हेल्थ एक्ट इन इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज। इनमें से मेंटल हेल्थ एक्ट, सबसे रिसेंट मेंटल हेल्थ एक्ट कब हुआ? तो देखते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट 2011, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मेंटल हेल्थ एंड ल्यूनेटिक्स एक्ट 2011, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस एक्ट 2011। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सबसे रिसेंट एक्ट कौन सा है? तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास्ड हुआ था 7 अप्रैल 2017 को और एंड कम इन फोर्स। इसको फोर्स में कब लाया गया? मींस कब से ये पास तो हुआ था 7 अप्रैल को, और इसे यूज़ कब किया करना शुरू हुए? 7 जुलाई 2018 से। कब से? 7 जुलाई 2018। तो सवाल आए कि कम इन फोर्स या कब से शुरू हुआ इस पर काम, तो वो 7 जुलाई 2018 है और पास कब हुआ? 7 अप्रैल 2017 को, 7 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, इसलिए आपको एकदम से याद कर लेना है परफेक्टली कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिसेफ वर्ड स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, फर्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी देखिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ऑप्शन सी देखिए, यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रंस एजुकेशन फाउंडेशन। और ऑप्शन डी, यूनियन नेशनल इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? अपना राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, ये देखिए, ये यूनिसेफ का लोगो, यूनिसेफ का फुल नेम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फॉर्मेशन कब हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का? 11 दिसंबर 1946 को। ये यहाँ पे आपके 2 से 3 सवाल क्लियर होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को एसेस करने का सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा है? तो राइट आंसर देखते हैं, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज और मिड आर्म सरकमफ्रेंस। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? वेट फॉर हाइट। वेट फॉर हाइट देखते हैं अपन किसके लिए? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के लिए। ओके, अब ये किससे रिलेटेड है? जो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा? बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिससे हम माल न्यूट्रिशन को माप सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को मेज़र कर सकते हैं, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिक साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज। इनमें से कौन सा साइन विटामिन डेफिशिएंसी को कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक साइन है? तो अपन ऑप्शंस देखते हैं, आई लीजन्स, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन और डबल विजन। तो अपना राइट आंसर क्या है?
आई लीजन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कंजक्टाइवा और कॉर्निया ड्राई हो जाते हैं। ओके, ड्राइनेस हो जाती है, जिनकी वजह से उनमें लीजन्स या घाव जो कहते हैं ना इंजुरी, तो वो इंजरी हो जाती है। ड्राई होने की वजह से आई के कंजक्टाइवा और कॉर्निया खराब हो जाते हैं या टीयर हो जाते हैं उसमें। ओके, विटामिन ए की वजह डेफिशिएंसी की वजह से टीयर फॉर्मेशन भी नहीं होता। टीयर फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो आइज़ ड्राई हो जाएगी और आई लीजन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये स्पेसिफिक साइन है। आइए देखें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉइड। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जैसे क्या कहते हैं, नेक्टोलोपिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया किसको कहते हैं? आई अनेबल टू प्रोड्यूस टीयर और ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। कंजक्टाइवा और कॉर्निया का ड्राई हो जाना क्या कहलाता है? ज़ीरोफ्थेल्मिया। और एक कंडीशन और दिखती है केरेटोमलेशिया। इसमें एक प्रकार की जो स्पेशल एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं, वो आई में प्रोड्यूस नहीं हो पाती, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम? केरेटोमलेशिया। ओके, ऑल ओवर ड्राइनेस ऑफ द आई। विटामिन ए से की डेफिशिएंसी क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चंस पढ़ते रहा करें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने को साइंटिस्ट वगैरह के नाम याद नहीं होते हैं और अपन ऐसे क्वेश्चंस को या तो गलत करके आते हैं या करके ही नहीं आते हैं। तो इस टाइप से आप, इसलिए मैं हर अपने क्वेश्चन के सेट में एक या दो क्वेश्चन साइंटिस्ट से रिलेटेड डालता हूँ ताकि कहीं ना कहीं याद रहे वो। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किसने डिस्कवर किया था? वॉन पिराक्यूएट ने, लुइस पास्चर ने, रोनाल्ड रोज ने या एडवर्ड जेनर ने? तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? वॉन परक्यूएट। वॉन परक्यूएट ने ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 17, डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ये स्पेलिंग गलत हो गया है, एक्चुअल में इसका वर्निक्स होगा, नॉट वर्निक्स, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? नियासिन, फास्फोरस, विटामिन B12 या थायमिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हो गया? कौन से, किसकी डेफिशिएंसी से होगा? तो थायमिन। वर्निक्स डिजीज किससे होगा? थायमिन से। ये देखिए, ये रहा राइट नेम, वर्निकल कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। थायमिन को विटामिन B1 भी कहते हैं। ओके, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी या थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज़ देखने को मिलती है, एक सिंड्रोम कॉज होता है, वो उसे कहते हैं वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? वर्निक्स के साइन पहले आते हैं और कॉर्सकॉफ सिंड्रोम के साइन बाद में आते हैं। ओके, अभी इतना ही जानते हैं, आगे के क्वेश्चंस में इस डिजीज़ को प्रॉपरली समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डोज ऑफ OPV be given at birth in case of institutional deliveries is। OPV का डोज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब डिलीवरी उसकी हॉस्पिटल में हुई है बेबी को और एट बर्थ उसको OPV दिया जा रहा है, तो इस डोज को कौन सा डोज कहेंगे? प्राइमरी डोज, इनिशियल डोज, ज़ीरो डोज या फिर फर्स्ट डोज? तो अपना राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर है ज़ीरो डोज। ओके, OPV का जो फर्स्ट डोज होता है उसे क्या कहते हैं? ज़ीरो डोज। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, साल्क वैक्सीन इज़ ए। साल्क वैक्सीन क्या है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन या टॉक्सॉइड? तो अपना राइट आंसर क्या है? साल्क वैक्सीन किस प्रकार का होता है? किल्ड वैक्सीन होता है। आइए जानते हैं साल्क और सेबिन दोनों के बारे में। एक साइंटिस्ट थे जॉन साल्क, जिन्होंने 1955 में किल्ड वायरस के थ्रू एक वैक्सीन बनाया था। ओके, किल्ड वैक्सीन बनाया था।
क्योंकि उनका मानना था कि किल्ड वैक्सीन जो है वो बॉडी में कम हार्म करेगा, इसलिए इससे वैक्सीन बनाना चाहिए। तो उन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के लिए, किसके लिए, पोलियोमाइलाइटिस के लिए उन्होंने किल्ड वायरस से वैक्सीन बनाया, जो कि एक किल्ड टाइप वैक्सीन था। तो उसका एग्जाम्पल है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, फिर उसके बाद हुए थे अल्बर्ट सेबिन, जिन्होंने लाइव वायरस के थ्रू क्या बनाया था, एक लाइव वैक्सीन बनाया था, जिसका एग्जाम्पल है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियोमाइलाइटिस के लिए उन्होंने लाइव वायरसेस इस्तेमाल किए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेबिन वैक्सीन कहते हैं। और इन सेबिन वैक्सीन ने क्या किया, साल्क वैक्सीन को रिप्लेस कर दिया। ओके, दोनों में मेजर डिफरेंस पता चल गया। लाइव वायरसेस यूज़ किए थे सेबिन ने और किल्ड वायरसेस यूज़ किए थे जॉन साल्क ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, 1999, 2000 या 2001 में। तो अपना राइट आंसर क्या है, 1995 में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैं ऐसे ही लेकर आते रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत अच्छे की पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।